मनुष्यों के श्रम का परिणाम है और पानी, मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप है फसल। फसल में मिट्टी के गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है और हवा की थिरकन है। तो जो आपके पाठ का सार है बस वही फसल है, तो आपको वही मिला जुला रूप यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? बिल्कुल, पानी है, सूर्य की गर्मी है या सूर्य की किरणें हैं, मिट्टी है, हवा है, यही सारी वो बातें हैं, ये सारे वो तत्व हैं। नदियों का पानी, विविध प्रकार की मिट्टी, निरंतर बहती हुई हवा, कृषकों द्वारा किया गया कार्य या परिश्रम और सूर्य का प्रकाश। तो ये वो बिंदु हैं, ये वो आवश्यक तत्व हैं जो फसल को उन्नत बनाने में कारगर होते हैं। अगला है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल उन करोड़ों हाथों के परिश्रम का परिणाम है, उन हाथों के स्पर्श की गरिमा है, उन हाथों के स्पर्श की महिमा है कि फसल हमें उन्नत प्राप्त होती है, अच्छी प्राप्त होती है और पैदावार भी उच्च स्तर पर होती है। यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा और मिट्टी के तत्वों का परिणाम है, ये बात सत्य है, किंतु हाथों के चमत्कार, श्रम की गरिमा और महिमा भी इसको कहा गया है। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर पाती है। मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल का उगना, फलना, फूलना संभव है। इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्यों या उनके परिश्रम का परिणाम स्वरूप फलती है। देखिए, आपने कहा कि नदियों का पानी अपने आप तो आकर नहीं सिंचाई कर देगा, उसमें भी किसान की मेहनत लगती है, वो परिश्रम करता है। फसल यदि हवा के तेज बहाव के कारण कभी टेढ़ी भी हो रही है, झुक भी रही है, तब भी उसमें हाथों से सहारा देना, उसको देखते रहना, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं किसी पत्ते पर, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है, ये कौन देखता है? ये सब कुछ किसान के परिश्रम का ही परिणाम है, उसके हाथों की मेहनत है। तो इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्यों और उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलती है, ये बताया है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के परिश्रम को ही विशेष महत्व दिया है फसल के उगने में। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ पर फसल की पैदावार को किसकी मुख्यता दी गई है, किस कारण से? तो जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, सूर्य की किरणें अपने अनुसार फसल अपने आप में अंदर ग्रहण कर लेती है और हवा की हल्की थिरकन से, जो हवा के हल्के चलने से फसलों में जो थिरकन होती है वो फसलों को बढ़ाने में लाभदायक होती है। भाव यह है कि फसल सूरज के प्रकाश में प्राकृतिक प्रक्रियाएं पूरी करती है, अपना भोजन बनाती है, और इसीलिए कवि ने फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा है। सूरज की किरणें जिस रूप में आती हैं, फसल उसे अपने रूप में ग्रहण करती है भोजन बनाकर। पुष्ट होने मतलब तंदुरुस्त होने, इसी प्रकार फसल के उगने और स्वस्थ रहने में हवा का भी उतना ही योगदान होता है। फसल हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करती है, इस प्रकार हवा संकुचित होकर भी पेड़ पौधों में प्रवेश कर लेती है और फसल पूर्ण रूपेण से विकास को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई गई है, फोटोसिंथेसिस, इसकी क्रिया यहाँ बताई गई है कि सूर्य तो अपनी किरणें दे रहा है, फसल उसे अपने अनुसार परिवर्तित कर रही है, उसे हवा से जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको अपने में ग्रहण करके वो अपना भोजन तैयार कर रही है और उसी भोजन से फसल उन्नत, स्वस्थ, पुष्ट और बड़ी हो रही है। रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? मिट्टी, हर क्षेत्र की मिट्टी अलग होती है, कहीं काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, संदीली मिट्टी, और इस मिट्टी के गुणधर्म में जिस प्रकार की फसल उगती है और जिस फसल के लिए वो आवश्यक होती है उस प्रकार की मिट्टी वहाँ पर होनी चाहिए और होती भी है और वही फसल वहाँ पर उगती भी है। तो यहाँ पर मिट्टी के अनेक आवश्यक तत्व होते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए आवश्यक है, मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो फसल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जिससे फसल पुष्ट होती है। यही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं। तो मिट्टी के गुणधर्म अर्थात मिट्टी की पोषकता, मिट्टी के अंदर मौजूद उसके तत्व, ये फसल को पोषण प्रदान करते हैं। कवि ने फसल को हजार, इसी का अगला है, वर्तमान जीवन शैली में मिट्टी के गुणधर्म को किस किस प्रकार प्रभावित किया है। वर्तमान शैली में क्या करते हैं हम? जीवन शैली में हम बहुत अधिक पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन ये जाकर मिट्टी में घुलती नहीं है। कागज मिट्टी में घुलता है,
ये नहीं घुलते, ना घुलने के कारण ये लंबे वर्षों तक मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं और मिट्टी के जो पोषक तत्व उनको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जहरीला पदार्थ है और ये मिट्टी के पोषकता को नष्ट कर रहा है, जिससे मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और फसल के लिए जो कि लाभदायक नहीं है। प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हमारी वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को समाप्त कर रही है, बहुत प्रभावित कर रही है। साथ में उर्वरक जो खाद, अलग अलग प्रकार की जो खाद आ रही है, केमिकल जिसमें है, वो मिट्टी में अपने जो प्राकृतिक गुणधर्म होते हैं, मिट्टी का जो प्राकृतिक गुण है उसको वो मिट्टी को उसके अंदर से नष्ट करते जा रहे हैं। तो मिट्टी अपने नेचुरल जो उसमें गुण है उससे नष्ट हो रही है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों से निकला हुआ प्रदूषित पानी मिट्टी के गुणधर्म को नष्ट कर रहा है और इसमें प्लास्टिक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जी कौन हमारी जीवन शैली में क्या क्या आ गया, फैक्ट्रियों से निकला पानी, उर्वरकों का प्रयोग और हम प्लास्टिक इसमें जोड़ सकते। तो ये हमारे मिट्टी के गुणधर्म को, उसकी जो प्राकृतिक गुणधर्म उन सबको नष्ट कर रहे हैं। अगला है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? आप बताइए, यदि मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो फसल पैदा नहीं होगी, अगर फसल नहीं होगी तो क्या जीवन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वनस्पति चर समाप्त होने पर संपूर्ण जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। वनस्पति नहीं, पेड़ पौधे नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, फसल नहीं, अनाज नहीं, तो हम किससे जीवित रहेंगे? संपूर्ण जीवधारी किसी न किसी प्रकार की वनस्पति पर तो निर्भर है, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, उन्हें तो पेड़ पौधे चाहिए। और वनस्पति मिट्टी के गुणधर्म पर निर्भर करती है। जब मिट्टी ही नहीं, उसकी उर्वरता ही नहीं और वनस्पति ही नहीं, अनाज नहीं, तो मनुष्यों का क्या अस्तित्व है? हम खुद से नहीं जीवित हैं, हमें तो इस मिट्टी ने जीवित रखा है। अगला है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, हम फैक्ट्रियों का जल उस मिट्टी में ना मिलने दें, हम प्लास्टिक का उपयोग कम करने लग जाएं, हम वो केमिकल से बनी हुई खाद का यदि उपयोग कम करने लग जाएं, तो मिट्टी के गुणधर्म को हम इस प्रकार बचा सकते हैं कि मिट्टी के गुणधर्म में दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को, जो कि गंदा जल है या फिर उर्वरक है खाद वाले, उनको ना जाने दें, रोकने का प्रयास करें। धरती का सौंदर्यीकरण करें, पेड़ लगाएं, पेड़ों का संरक्षण करें, प्रकृति का संतुलन ना बिगड़ने दें, प्रदूषण के कारणों जो कारण है उनको ना बढ़ने दें। तो प्रदूषण को रोकना हमारे बस में है, पेड़ लगाना भी हमारे बस में। हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगेंगे, प्रदूषण रोकेंगे, प्रदूषण रोकेगा। मिट्टी में अनावश्यक तत्वों को ना जाने देने से रोक दें, हम बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ये सब कुछ हम ही कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हुआ और प्रश्नोत्तर पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आया। फसल के प्रश्नोत्तर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया और हम जानते हैं दैनिक उपयोग में, दैनिक जीवन में हम इतनी सारी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो फसल के लिए नुकसानदायक है, मिट्टी के लिए नुकसानदायक, हम फिर भी करते जा रहे हैं। निबंध पढ़ते जा रहे हैं, पाठों को पढ़ते जा रहे हैं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ हो रहे हैं, कवि लिख रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं, लेकिन यदि इनको नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, तो पाठ में बताया है कि हमारी जीवन लीला बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। पाठ बहुत कुछ सिखा जाते हैं, केवल पढ़ने और रटने के लिए नहीं होते, सीखने के लिए भी होते हैं। तो पाठ में फसल और तंतुरित मुस्कान में वो बच्चे वाला याद रखना, अनुच्छेद आपको लिखना है। अनुच्छेद में क्या पॉइंट लिखेंगे आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ पॉइंट ही दे दीजिए कि मैम इसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि बालक के क्या हाव भाव होते हैं। घर में बालक है उसको भी थोड़ा गौर कर लीजिए, उसकी क्या हरकतें होती हैं दिन भर, किस तरीके के हाव भाव उसके चेहरे पर होते, अनजान व्यक्ति को देखकर और घर के लोगों को देखकर। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि आप होमवर्क में ये करके कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या हाव भाव है बच्चे के। यहाँ पर दंतुरित मुस्कान और फसल, नागार्जुन जी के ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। दोनों पार्ट को हमने 2 पार्ट में, दंतुरित मुस्कान और दूसरे पार्ट में फसल, और यहाँ पर हमने अभ्यास पूर्ण कर लिए हैं और पाठ अब जाके समाप्त हुआ। यहाँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए। कुछ भी आपको लगता है कि जो आपको दोबारा समझना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी जो भी शंकाएं उनका निवारण किया जाएगा। और अगले चैप्टर के लिए आप रेडी रहिए, तैयार रहिए, क्योंकि अगला बहुत जल्दी लेकर आएंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और अभ्यास को भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।